इंसान जब भी कोई गलत काम करने के लिए सोचता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने प्लान के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हो जाती है बल्कि पुलिस जब अपराधियों को पकड़कर सामने लेकर आती है तो वाकई में उन्हें देखने के बाद किसी को भी अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर और इसी इंदौर का एक थाना आता है एरोड्रम। बात कर रहा हूँ मैं 23 सितंबर की सुबह 10 बजे के आसपास। दरअसल इसी एरोड्रम के सड़क किनारे एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा था। उसकी बाइक भी वहीं पे मौजूद थी। उसे देख करके लग रहा था कि शायद वो व्यक्ति रात्रि के वक्त किसी गाड़ी से टकरा गया है। लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को चेक करती है। लेकिन पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो उसे साफ अंदाज़ा लगाती है कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि हत्या की गई है, क्योंकि उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान थे। पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। इस ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस के सबूत के तौर पे उसका बाइक मिलता है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए उसके बाइक से मालिक के बारे में पता लगाती है। तो मालूम चलता है कि उस बाइक के मालिक का नाम है सादिक पटेल। सादिक पटेल जो देवास जिला के बदरका गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही सादिक का डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस बदरका गांव सादिक के घर पे जाती है और उस बाइक का फोटो दिखाते हुए उससे पूछताछ करती है। सादिक कहता है कि हाँ साहब, ये बाइक मेरी ही है, लेकिन ये बाइक मेरा कल दोस्त अरमान पटेल लेकर के गया था। अरमान जो उज्जैन के गांव मलान कला का रहने वाला है। अरमान के पिता का नाम है इब्राहिम पटेल। पुलिस जब उस डेड बॉडी का फोटो सादिक को दिखाती है तो सादिक उस फोटो को देख के कहता है कि हाँ साहब, ये अरमान ही है। जैसे ही फोटो से शिनाख्त कर लेता है, पुलिस इस बात की जानकारी अरमान के पिता इब्राहिम पटेल को देती है और उन्हें इंदौर में बुलाती है। इधर इब्राहिम पटेल जब अपने पूरे परिवार के साथ इंदौर में जब पहुंचता है, पुलिस जब अरमान की डेड बॉडी को दिखाती है, इब्राहिम का पूरा परिवार उस डेड बॉडी का शिनाख्त ही नहीं करता है बल्कि उसे देख करके सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। इधर डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी इब्राहिम के हवाले कर देती है। साथ ही साथ इब्राहिम से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पे इब्राहिम पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरा बेटा घरों में टाइल्स लगाने का काम करता था, उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस अब इस केस में आगे बढ़ने के लिए अरमान का मोबाइल नंबर उसके पिता से ले लेती है और साथ ही साथ अरमान के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे अरमान पिछले कई महीनों से बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सलमा के नाम पर रजिस्टर्ड है। सलमा जो धार जिला के मुनौरा गांव की रहने वाली है। पुलिस जब अरमान के मोबाइल का आखिरी लोकेशन जब निकालती है तो मालूम चलता है कि अरमान का मोबाइल जब स्विच ऑफ हुआ था, उसके मोबाइल का लोकेशन धार जिले का ही था। पुलिस जब अरमान के साथ साथ सलमा के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो आखिरकार उसमें 4 ऐसे नंबर मिल जाता है जिस पे पुलिस को शक चला जाता है। दरअसल वो चारों मोबाइल का लोकेशन भी अरमान के ही मोबाइल के लोकेशन से मैच कर जाता है। पुलिस जब चारों मोबाइल का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि एक नंबर उसमें अल्लाह नूर के नाम पर रजिस्टर्ड है, दूसरा नंबर अमजद के नाम पर है, तीसरा नंबर रईस के नाम पर है, तो चौथा नंबर देवीलाल मुन्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल अल्लाह नूर और अमजद कोई और नहीं बल्कि दोनों सगे भाई हैं जिनके पिता का नाम है मुराद पटेल। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब अल्लाह नूर और अमजद को अपने कस्टडी में लेने के लिए मुराद के घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पे पुलिस को अल्लाह नूर तो मिल जाता है लेकिन अमजद अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका था। उसके बाद से पुलिस रईस के घर पे जाती है और उसके घर से रईस को भी अपने कस्टडी में लेती है। ये रईस भी कोई और नहीं बल्कि अल्लाह नूर और अमजद का ही ममेरा भाई है।
उसके बाद से पुलिस जब देवीलाल के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि देवीलाल भी अपना घर छोड़कर के फरार हो चुका है। इसीलिए पुलिस अल्लाह नूर और रईस को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर दोनों से अरमान की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। ये दोनों भी पुलिस को एक ही जवाब देते हैं कि साहब हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पर जैसे इस तरह की जवाब देते हैं पुलिस इनके सामने इनके मोबाइल से पूरी डिटेल्स रख देती है और फिर इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है आखिरकार मजबूर होकर दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह नूर और रईस जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले। मुराद के परिवार में टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटा। बेटी का नाम है सलमा और बेटे का नाम है अल्लाह नूर और अमजद। करीब 5 साल पहले देवास के एक गांव में एक शादी समारोह में मुराद का पूरा परिवार जाता है। इधर इसी शादी समारोह में इब्राहिम का भी पूरा परिवार पहुंचता है, जिस शादी समारोह में पहली बार अरमान और सलमा की मुलाकात होती है। चूँकि उस शादी समारोह में दोनों का परिवार 4 दिनों तक ठहरता है, इसलिए अरमान और सलमा दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। हालांकि दोनों शादीशुदा ही नहीं है बल्कि दोनों के बच्चे भी हैं। सलमा के पति के नाम है अंसार पटेल, जिसके 4 बच्चे हैं, तो वहीं अरमान के 2 बच्चे हैं। शादी जैसे ही खत्म हो जाती है उसके बाद से दोनों परिवार वापस अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन इसी दरमियान अरमान और सलमा अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। इधर सलमा जब अपने पति के साथ ससुराल में पहुंचती है उसके बाद से फ़ोन के जरिए अरमान से बातचीत करने लगती है। दोनों के बीच में जब बातचीत शुरू होता है, बातचीत करते करते आखिरकार अरमान और सलमा दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी सलमा के पति अंसार को कभी मालूम ही नहीं चलता है। करीब सालों तक दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है एक दिन अरमान सलमा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इधर सलमा भी अरमान से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अरमान कहता है कि मैं धार जिला के एक होटल में जा रहा हूँ, तुम वहीं पे मिलने के लिए आ जाओ। सलमा जब अरमान से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है तो अपने पति से झूठ बोल देती है कि मैं मायके जा रही हूँ। अपने घर से बुर्का पहनकर निकलती है और धार शहर के उस होटल में पहुँच जाती है। होटल के कमरे में अरमान और सलमा जब दोनों एंट्री करते हैं पहली बार दोनों अपनी हसरतें भी पूरी करते हैं। उसके बाद से अरमान अपने घर चला जाता है, सलमा वहाँ से अपने मायके जाती है और वहाँ से फिर से अपने पति के पास चली जाती है। लेकिन जब यह सिलसिला एक बार शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। जब भी दोनों के एक दूसरे से मुलाकात करने का मन करता है सलमा अपने पति से झूठ बोल देती है कि मैं मायके जा रही हूँ, बुर्का पहनकर होटल में पहुँच जाती है और दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं। समय बेहतर तरीके से गुजरना शुरू होता है। लेकिन एक दिन सलमा जब अरमान से फ़ोन के जरिए बातचीत कर रही थी उसी वक्त ही उसका पति अंसार पहुंच जाता है और फ़ोन पे बातचीत करते हुए देख लेता है, जिससे अंसार के दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि शायद उसका पत्नी का किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके अंसार अपनी पत्नी से कुछ पूछताछ नहीं करता है। हालांकि अंसार को यह पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी जरूर कोई गड़बड़ घोटाला कर रही है, इसलिए अंसार अब अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। जब 15 दिन का समय गुजरता है सलमा फिर से एक दिन अपने पति से कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ, बुर्का पहनकर अपने घर से निकल जाती है धार शहर के उस होटल में अरमान से मुलाकात करने के लिए। लेकिन सलमा जैसे ही अपने घर से निकलती है इधर उसका पति अंसार अपने एक दोस्त को लेकर अपनी पत्नी का पीछा करना शुरू कर देता है। बस के द्वारा जब धार शहर में पहुंचती है, जैसे ही उस होटल के अंदर एंट्री करती है थोड़ी देर के बाद अंसार अपने दोस्त को लेकर उस होटल पर पहुंच जाता है और जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से दरवाज़ा अरमान खोलता है। अरमान जैसे ही दरवाज़ा खोलता है अंसार अपने दोस्त को लेकर कमरे के अंदर एंट्री कर जाता है, जिस कमरे के अंदर सलमा अपना बुर्का निकाल करके आराम से बैठे हुई थी। सलमा जैसे ही अपने पति को अपने सामने देखती है देखकर एकदम से डर जाती है। सलमा डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती है, अरमान भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अंसार इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है। गुस्से में ही अपनी पत्नी को जवाब देते हुए कहता है कि आज के बाद से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि अभी के अभी मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अंसार गुस्से में ही अपनी पत्नी को वहीं पे तलाक ही नहीं देता है, बल्कि जब अपने घर पे पहुँचता है अपनी पत्नी के सारे सामान को पैक करता है और सारे बच्चों को ले जा कर के सलमा के मायके में छोड़ आता है और वहाँ से
वो अपने घर चलाता है, लेकिन अपने बच्चों और पत्नी के सामान को ले जाकर के अपने ससुराल में छोड़ता है। इधर सलमा के अबू मुराद को मालूम ही नहीं चलता है कि आखिरकार अंसार ने ऐसा किया क्यों है। इसीलिए मुराद फिर से अपने दामाद के घर पे जाता है और जाकर के उससे पूछताछ करता है कि आखिरकार तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। जब इस तरह की सवाल करता है, अंसार अपने ससुर से सलमा की सारी करतूतों को बता देता है। बावजूद इसके मुराद अपने दामाद को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बेटी से गलती हो गई है, एक बार उसकी गलतियों को माफ़ कर दो और उसे अपने पास रख लो। लेकिन अंसार सलमा को अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मुराद जब अपने घर पे पहुंचता है, अपनी बेटी को फटकार ही नहीं लगाता है, बल्कि उसे हिदायत देते हुए कहता है कि आइंदा से अगर तुमने कोई भी गलत हरकत किया तो मैं अपने घर से निकाल दूंगा। मुराद अपनी बेटी को अपने घर पे ही रख लेता है। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी जब सबको मालूम चल जाता है, उसके बाद से अरमान और सलमा के बीच बातचीत होना बंद हो जाता है। करीब धीरे धीरे लगभग 3 साल का समय गुजरता है। जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, सब के सब इस बात को भी भूल जाते हैं। पर जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, एक दिन अरमान अपने जानने वाले के माध्यम से एक छोटा सा मोबाइल सलमा के पास भिजवा देता है। इधर सलमा को जैसे ही मोबाइल मिल जाता है, उसके बाद से फिर से पहले के जैसे ही अरमान और सलमा के बीच में फ़ोन के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। दरअसल दोनों फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि पहले के जैसे ही उसी होटल में जाकर एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन सलमा उस मोबाइल को अपने परिवार वालों से काफ़ी छुपा करके रखती है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, 22 सितंबर को सुबह 11 बजे के आसपास सलमा जब अपने किचन में होती है, अपना मोबाइल गलती से बेड पे ही भूल जाती है। इधर जैसे ही सलमा का छोटा भाई अल्लाह नूर उसके कमरे में पहुंचता है, उस मोबाइल को देख लेता है, जिस मोबाइल पे अरमान ने एक मैसेज भी भेजा था, जिस मैसेज में लिखा था कि मैं करीब 12 से 1 बजे के आसपास उस होटल में पहुंच जाऊंगा, तुम भी टाइम पे आ जाना। अल्लाह नूर जैसे उस मोबाइल और मैसेज को देखता है, देखकर समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अरमान ही है। अल्लाह नूर उस मोबाइल को लेकर के और मैसेज जाकर अपने भाई अमजद को दिखाता है। अमजद जब उस मैसेज को पढ़ता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही सोच लेता है कि अरमान की ही वजह से उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अमजद उसी दिन ही अरमान को सबक सिखाने का सोच लेता है। दोनों भाई जब इस बारे में बातचीत करते हैं, सबक सिखाने का सोच तो लेते हैं, लेकिन ये काम दोनों के अकेले बस का नहीं था। इसीलिए अल्लाह नूर और अमजद अब अपने इस पूरे षड्यंत्र में अपने ही ममेरा भाई रईस को शामिल करते हैं। रईस उन दोनों का साथ देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन दोनों के सामने एक शर्त रखता है कि हम अरमान को जान से नहीं मारेंगे बल्कि पीट करके छोड़ देंगे। अल्लाह नूर और अमजद इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से रईस अब अपने इस षड्यंत्र में अपने ही दोस्त देवी लाल को भी शामिल कर लेता है। चारों मिलकर के जब अरमान को सबक सिखाने का सोच लेते हैं, उससे मुलाकात करने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत उसी दिन ही अमजद अरमान के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे कहता है कि दरअसल मुझे मेरे घर में कुछ टाइल्स लगाना है, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अरमान को काम देने की जब बात कहता है, अरमान भी अमजद से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अरमान जब अमजद से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है तो अपने दोस्त सादिक पटेल का बाइक ले लेता है। इधर चारों जब अपनी बाइक लेकर घर से निकलते हैं, अरमान को लेवड़ गांव सड़क किनारे पे बुलाते हैं। इधर अरमान जैसे ही उस सड़क किनारे पे पहुंचता है, पहले ही अल्लाह नूर और अमजद रईस और उसके दोस्त को बगल में छिपा देते हैं कि जब यहाँ पे अरमान पहुँचेगा हम उसको पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन अरमान जब वहाँ पे पहुँचता है, चूँकि उस सड़क से काफ़ी लोग आ जा रहे थे, अल्लाह नूर और अमजद को वो जगह सेफ नहीं लगता है। इसीलिए अरमान से कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे मेरा घर है, चल कर मेरे घर को देख लो, ताकि वो काम तुमसे हो पाएगा नहीं। अरमान दोनों पे आंख बंद करके भरोसा ही नहीं करता है, बल्कि दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। खुद अल्लाह नूर ही अरमान के बाइक पे पीछे बैठ जाता है। इधर अमजद अकेले अपनी बाइक लेकर के चलना शुरू करता है। साथ ही साथ रईस और उसके दोस्त को भी इशारा कर देता है कि तुम लोग भी बाइक से पीछे से आओ। जैसे ही वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर पहुँचते हैं, अल्लाह नूर और अमजद अरमान को लेकर के एक खेत के झोंपड़े में जाते हैं और कहते हैं कि पहले यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, फिर घर पे चलते हैं। जैसे ही उस झोंपड़े में पहुँचते इधर थोड़ी देर के बाद इधर रईस भी अपने दोस्त मुन्नी लाल को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे ही वहाँ पे चारों इकट्ठा होते हैं, इससे पहले कि अरमान कुछ समझ पाता, ये चारों मिल करके अरमान को धर दबोचते हैं। फिर उसका हाथ पैर लेकर के एक पेड़ में बांध देते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और अरमान की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करते हैं।
इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं कि जिस वजह से अरमान बेहोश हो जाता है। ये चारों भी इस प्रकार से थक जाते हैं कि वहीं पे बैठ करके थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। पर थोड़ी देर के बाद जब जा करके अरमान को हिलाने की कोशिश करते हैं तो मालूम चलता है कि अरमान की मौत हो चुकी है। जब चारों को मालूम चलता है कि अरमान की मौत हो चुकी है, अब ये चारों काफ़ी डर जाते हैं। अब अरमान की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। चारों को मालूम होता है कि जिस खेत में अरमान की पिटाई किए थे, अगर डेड बॉडी वहाँ पे किसी को बरामद होती है, ये पकड़े जाएंगे। इसीलिए अब रात्रि होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात्रि का 8 बज जाता है, अरमान को लेकर के बाइक पे बैठ जाते हैं। सब के सब अपने अपने मुंह पे रुमाल बांध लेते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को लेकर उसी रात को वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर एरोड्रम सड़क किनारे पे पहुँचते हैं, जहाँ पे जैसे ही इन सबको सुनसान जगह मिलता है, सड़क किनारे उसकी बाइक को भी गिरा देते हैं और उसी बाइक के बगल में अरमान की डेड बॉडी को रख देते हैं। साथ ही साथ अरमान का मोबाइल स्विच ऑफ करते अपने साथ लेकर सब के सब अपने घर चले जाते हैं। वाकई में अल्लाह नूर और रईस जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, पुलिस इन दोनों के ही तहरीर पर अमजद और रईस के दोस्त मुन्नीलाल इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद जो मुंबई शहर के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है मुन्ना सिंह यादव। मुन्ना सिंह यादव जो काकोरी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप दोनों व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।